नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में आज जो प्रचार का दिन है वो पूरी तरीके से थम जाएगा। पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज चुनाव का प्रचार थम जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। आज थम जाएगा गुजरात में चुनाव प्रचार। आपको बता दें, पहले चरण के तहत 89 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं और पहले चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा कई और दिग्गज भी आज चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो कई दिग्गज आज गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जो प्रचार का दौर है वो आज थम जाएगा और आज आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन कई दिग्गज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने कल जबरदस्त हमला किया था, विरोधियों पर आतंकवाद का मुद्दा उठाया था और साफ तौर पर विपक्ष को निशाने पर लेते हुए यह कहा था कि जहां आतंकवाद होगा वहां सब तबाह हो जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज मेहसाणा और वडोदरा में रैली को संबोधित करेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी रैली को संबोधित किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली करेंगे और जमकर विरोधियों पर साधेंगे निशाना। इस सब के बीच आपको बता दें कि रविवार को चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला था। सूरत और खेड़ा में उन्होंने रैली को संबोधित किया और इस दौरान पीएम ने कहा कि जहां आतंकवाद होगा वहां सब कुछ तबाह हो जाएगा। पीएम ने विरोधी दलों को आतंकवादियों का शुभचिंतक भी बताया। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए किस तरीके से विरोधियों पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। गुजरात विधानसभा के पहले चरण के लिए अब चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। आज प्रदेश में होने वाले चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार थम जाएगा। ऐसे में सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को 3 जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि गुजरात की नई पीढ़ी ने अहमदाबाद और सूरत के सीरियल बम धमाके नहीं देखे हैं। मैं उन्हें उन लोगों से सावधान करना चाहता हूं जो आतंकवाद के लिए अच्छा सोचते हैं। दिल्ली का बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि ये एक आतंकवादी वारदात थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इस पर भी सवाल उठाया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद का खेल खेलने वालों से गुजरात को बचाना है। पीएम ने आतंकवाद को कांग्रेस का वोट बैंक बताया। आतंक की विचारधारा गई नहीं है, कांग्रेस की राजनीति भी नहीं बदली है और कांग्रेस के सिक्कर के छोटे छोटे नए नए दल भी वोट बैंक की राजनीति के अंदर उलझ गए हैं। ये भाजपा की डबल इंजन सरकार है जो आतंक पर लगाम लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। हमें गुजरात को आतंक के खेल खेलने वालों से हमेशा हमेशा बचा के रखना है। सूरत के साथ खेड़ा की चुनावी सभा में भी पीएम ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात लंबे समय से आतंकवाद के निशाने पर रहा है। तब कांग्रेस केंद्र में थी, हमने उनसे आतंकवाद को निशाना बनाने को कहा, लेकिन उन्होंने इसके बजाय मुझे निशाना बनाया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाती है। भारत के शहरों में तो छोड़िए, अब सीमा पर भी आतंक फैलाने से पहले आतंकियों के आकाओं को 100 बार सोचना पड़ता है। अब भारत आतंकियों के घर में घुसकर उन्हें खत्म करता है, लेकिन कांग्रेस हो या वोट बैंक के भूखे कुछ दल, ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं, हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर भी सवाल उठाते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 3 जनसभाओं को संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने सूरत एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरे मार्ग पर सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज पीएम मोदी ताबड़तोड़ 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली रैली पालिताना में दोपहर 12:15 पर होगी। दूसरी जनसभा अंजार में दोपहर 2:45 पर होगी। पीएम की तीसरी रैली जामनगर में शाम 4:30 बजे होगी। वहीं राजकोट में पीएम शाम 6:30 बजे चुनाव प्रचार करेंगे। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। वहीं दोनों चरणों की मतगणना 8 दिसंबर को होगी। पिछले 24 साल से गुजरात की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ही काबिज है। यहाँ हर चुनाव में बीजेपी की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। पंजाब चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कल भी जमकर विरोधियों पर गरजे थे और आज भी 4 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। यानी गुजरात का जो रण है वो चुनाव के लिए पूरी तरीके से सज चुका है, तैयार हो चुका है। देश भर से दिग्गजों ने गुजरात में जाकर हुंकार भरी और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जनसभा को संबोधित करेंगे, चुनावी मोड में नजर आएंगे। अमित शाह भी आज गुजरात में हुंकार भरते दिखाई देंगे। 4 जिलों में वो रैली करने वाले हैं। आइए इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आज गुजरात के रण में शाह, आखिरी दिन ताबड़तोड़ रैलियां। गुजरात का रण अब चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। देश भर से दिग्गजों ने गुजरात में जाकर हुंकार भरी। इस बीच सबसे ज्यादा मजबूती दिखाने के लिए बीजेपी सबसे आगे है। बीजेपी गुजरात में लगातार अपने दिग्गज नेताओं के साथ चुनावी मैदान में है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन चुनावी मौसम गर्म है। आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, जिसके बाद 1 दिसंबर को राज्य में पहले चरण की वोटिंग होगी। एक तरफ आज पीएम मोदी गुजरात की जनता को लुभाने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज चुनावी मोड में हैं। अमित शाह आज गुजरात में हुंकार भरेंगे। अमित शाह आज गुजरात में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें सबसे पहले सुबह करीब 10:30 बजे मेहसाना में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। फिर दोपहर 12:30 बजे वडोदरा में जनसभा करेंगे। तीसरी रैली अमित शाह के अरावली में होगी, जो दोपहर 2:30 बजे होगी। इसके बाद रात 8:30 बजे अहमदाबाद में अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज गुजरात के रण में शाह, मेहसाना सुबह 10:30 बजे, वडोदरा दोपहर 12:30 बजे, अरावली दोपहर 2:30 बजे, अहमदाबाद रात 8:30 बजे। आज पहले चरण का चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल रैलियों के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे। बता दें कि पहले चरण का चुनाव 1 दिसंबर को है, फिर 5 दिसंबर को राज्य में चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण है, जिसके बाद 8 दिसंबर को चुनावों के परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, और ये बड़ी खबर अमेरिका से मिल रही है, जहां पर एक विमान हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि छोटा विमान जो कि बिजली के तारों से टकरा गया, बिजली के तार टूट गए, कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। और जानकारी है कि जो विमान में सवार 2 लोग थे वो भी इस हादसे में जख्मी हुए हैं। अमेरिका में हुआ ये विमान हादसा। बताया जा रहा है कि मोंटेगोमरी काउंटी में यह हादसा हुआ। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से एक छोटा विमान जो कि बिजली के तारों से टकरा गया था और उसके बाद बिजली के तार टूटने के बाद कई इलाकों की जो बिजली थी वो गुल हो गई। ये भी बताया जा रहा है कि विमान में 2 लोग सवार थे और वो 2 लोग जख्मी हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बिजली के तारों से, देखिए बिजली के तारों का ये टावर आपको दिखाई दे रहा है और बिजली के तारों से छोटा विमान टकरा गया था, जिसकी वजह से हुआ जबरदस्त हादसा। 2 लोग जख्मी हो गए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर श्रद्धा हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर ये कि आफ्ताब का आज फिर पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। 5 दिसंबर को हो सकता है नार्को टेस्ट। हालांकि पहले ये जानकारी मिल रही थी कि सोमवार को नार्को टेस्ट हो सकता है, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी कि आज एक बार फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। हालांकि कई सेशन हो चुके हैं, लेकिन आज फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और 5 दिसंबर को बताया जा रहा है कि नार्को टेस्ट हो सकता है।
आफताब का आज फाइनल पॉलीग्राफ के बाद नार्को पर नजर। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार मामले को सुलझाने में लगी हुई है। ऐसे में आफताब भी मामले को लगातार उलझाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। पॉलीग्राफ टेस्ट पर दिल्ली पुलिस आफताब से सच उगलवाने की कोशिश में है। अब आज आफताब का आखिरी दौर का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, जो जांच टीम के लिए काफी अहम है। आज के पॉलीग्राफ टेस्ट में ही जांच टीम सबूतों की तलाश और आफताब से सच उगलवाने में जुटी रहेगी। आज का पॉलीग्राफ टेस्ट इस मामले में कई मायनों में अहम है। हालांकि अभी तक पूछे गए सवालों का सही जवाब न देकर वह पुलिस को चकमा दे चुका है, जिसके बाद अब इस केस के खुलासों की उम्मीद नार्को टेस्ट पर टिकी हुई है। वहीं पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद होने वाला नार्को टेस्ट का भी इंतजार है। नार्को टेस्ट तभी हो पाएगा जब पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद ही नार्को टेस्ट किया जाएगा। माना जा रहा है कि नार्को टेस्ट भी 5 दिसंबर को हो सकता है। अगर 5 दिसंबर को नार्को टेस्ट होता है तो कुछ हद तक दिल्ली पुलिस को मामले को सुलझाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि इस मामले में पुलिस कुछ अहम सबूतों और सुरागों से दूर है। पुलिस को अब तक कई अहम सुरागों की तलाश है, जिसमें श्रद्धा का सर, श्रद्धा के शरीर के टुकड़े की DNA रिपोर्ट, श्रद्धा के शरीर के हिस्से करने वाली आरी, श्रद्धा के कपड़े। अगर पुलिस इन सभी सुरागों तक पहुंच जाती है तो मामला काफी हद तक सुलझ जाएगा। हालांकि इसके लिए अभी नार्को टेस्ट का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, अपराधियों को चेतावनी, और ये कहा कि जो पहले दादा बनकर घूमते थे वो अब सर झुकाकर ठेला चलाते हुए दिखाई देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि जो पहले दादा बनकर घूमते थे आज सिर झुकाकर ठेला चलाते हुए दिखाई देते हैं। अब यूपी से अपराधी गायब हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अपराधियों को लेकर सख्ती और चेतावनी भरे लहजे में साफ तौर पर कहा कि यूपी से अपराधी गायब हो चुके हैं, और साथ ही यह भी कहा कि जो पहले दादा बनकर घूमते थे आज सर झुकाकर ठेला चलाते हुए दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपराधियों को लेकर यह बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यूपी से अब अपराधी गायब हो चुके हैं। और इससे भी बढ़कर के 2017 के पहले व्यापारी पलायन कर रहा था, पुलिस भागती थी अपराधियों से, और अपराधी धमाके के साथ कहीं जाकर कहीं विस्फोट करता था, कहीं लूट करता था, कहीं अराजकता फैलाता था, कहीं गुंडागर्दी करता था, कहीं फिरौती मांगता था, कहीं गुंडा टैक्स लेता था। और आज आप देख रहे होंगे अपराधी गायब हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने तो अपना वेशभूषा भी बदल दिया है। जो पहले दादा बन करके घूमते थे आज सिर झुका करके ठेला चलाते हुए भी दिखाई देते हैं। भाइयों बहनों, अच्छा है, मेहनत करके कमाना ये स्वावलंबन की निशानी है, सम्मान की निशानी है। चोरी से किसी का छीन लेना ये कायरता की निशानी है, और हमें कायर नहीं बल्कि स्वावलंबन के साथ अग्रसर करने के लिए लोगों को आगे बढ़ाना होगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को लेकर किस तरीके से जमकर हमला बोला। दरअसल अयोध्या के दौरे पर पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, और वहां पर अपराधियों को लेकर इस तरीके से उनका बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब उत्तर प्रदेश से जो अपराधी हैं वो गायब हो चुके हैं। आपको बता दें, अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अयोध्या की जनता के सामने अयोध्या की जो विकास की रूपरेखा है वो भी सामने रखी गई। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को लेकर क्या कुछ कहा और कैसे अयोध्या के विकास की रूपरेखा वहां के लोगों के सामने रखी। जो पहले दादा बन करके घूमते थे आज सिर झुका करके ठेला चलाते हुए भी दिखाई देते हैं। अपराधी गायब हो चुके हैं। ये दावा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो अयोध्या में 41वें रामायण मेले का शुभारंभ करते हुए प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
इस सम्मेलन में सीएम ने अपराधियों पर जमकर निशाना साधा। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम ने कहा कि 2017 के पहले व्यापारी पलायन करने को मजबूर था, पुलिस अपराधियों से भागती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब वहीं अपराधी सरकार के बदल जाने से अब पुलिस से भाग रहे हैं। 2017 के पहले व्यापारी पलायन कर रहा था, पुलिस भागती थी अपराधियों से, और आज आप देख रहे होंगे अपराधी गायब हो चुके हैं। अपराधियों के वेशभूषा को लेकर भी सीएम ने सवाल उठाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग कल तक दादा बनकर घूम रहे थे, आज सिर झुकाकर ठेला चलाते दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो अपना वेशभूषा भी बदल दिया है। जो पहले दादा बन करके घूमते थे, आज सिर झुका करके ठेला चलाते हुए भी दिखाई देते हैं। सीएम ने मेहनत करके कमाने को स्वावलंबन की निशानी बताया। वहीं किसी चीज को चोरी से छीन लेने को योगी आदित्यनाथ ने कायरता बताया। भाइयों बहनों, अच्छा है, मेहनत करके कमाना ये स्वावलंबन की निशानी है, सम्मान की निशानी है। चोरी से किसी का छीन लेना ये कायरता की निशानी है, और हमें कायर नहीं बल्कि स्वावलंबन के साथ अग्रसर करने के लिए लोगों को आगे बढ़ाना होगा। अयोध्या में हो रहे विकास कार्य को लेकर सीएम ने कहा कि दुनिया बढ़ रही है तो अयोध्या भी पीछे नहीं रहेगी। इस दौरान उन्होंने 30,000 करोड़ की परियोजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त करता हूं कि विकास के लिए अयोध्या में पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वासन देने के लिए आज आया हूं, विकास के लिए अयोध्या में पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, कोई पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। डबल इंजन की सरकार हमेशा अयोध्या की सेवा में है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राम मंदिर के निर्माण पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि है और मंदिर के भव्य निर्माण से लोगों का 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है। दीपोत्सव के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का आगमन अयोध्या के प्रति उनकी उस अथाह निष्ठा को प्रदर्शित करता है जो उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए किए गए दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के फलस्वरूप 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और आज अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। बिजली के मुद्दे पर सपा सरकार पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले अयोध्या में बिजली आती नहीं थी। अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद बिजली जाती नहीं है। पिछली सरकारें अंधकार में रहने को अभ्यस्त थीं। हमारी सरकार 24 घंटे बिजली दे रही है। याद करिए 2017 के पहले अयोध्या में बिजली ही नहीं आती थी और आज बिजली है कि जाती नहीं है अयोध्या से, यही तो अंतर है। पिछली सरकारें अंधकार में रहने के अभ्यस्त थी, इसलिए बिजली नहीं देती थी और हमारी सरकार अयोध्या को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवा रही है। प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार काफी सख्त है। अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे उत्तर प्रदेश के लोग भय मुक्त होकर अपना जीवन बिता सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।